कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों की एक गुल्लक की तरह कुछ त्योहार हमारी स्मृतियों में और हमारी ज़िंदगी में चस्पा रहती हैं। तमाम सारे जो पुरुष श्रोता और दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे या उससे इतर भी जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनके घरों की और उनके निजी सामानों की तलाशियां लेंगे तो कहीं किसी कोने में आपको जो तमाम सारी चीज़ें मिलेंगी उनमें मुमकिन है कि आज के दौर में प्रेमिकाओं की चिट्ठियां ना हों, लेकिन बहनों की भेजी हुई राखियां जरूर होंगी। छोटे पिटारों में थोड़ी सी धूल, कहीं से काटी कहीं से टूटी, एक मोती निकला हुआ, एक धागा उधला हुआ और गुजमेटी हुई या कहीं कहीं सलीके से रखी हुई आपको मिल जाती है एक राखी। और राखी हमारे यहाँ लोक परंपरा का एक पर्व है, भाई और बहन के रिश्ते का द्योतक। तो बाबा मंडल के इस एपिसोड में बात रक्षाबंधन की, भाई और बहन के बीच के इस त्योहार राखी की। भारतीय पर्व परंपरा में एक बहुत कमाल की चीज है। अधिकतर पर्वों को, त्योहारों को अगर आप पीछे उधेड़ना शुरू करेंगे तो उनके कोई वैदिक संदर्भ आपको मिलेंगे नहीं। इतिहास की नींव में जब आप ईंटों के वरक दर वरक उतारना शुरू करेंगे तो अतीत में ये पर्व नहीं मिलेंगे जो हमारे और आपके बीच प्रचलित हैं। वो पर्व कौन थे, उनके बारे में बहुत कुछ मालूमात भी नहीं है। शायद पर्वों की ये परंपरा हमारी संस्कृति का वो एक बिंब है और वो एक इमारत है जिसे लोक ने तैयार किया है। उसके लिए उसे किसी धर्म ग्रंथ की, किसी धर्मशास्त्र पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं थी। अधिकतर पर्वों का जन्म लोक परंपराओं से हुआ है और संस्कृति कभी भी केवल धर्मोपदेश नहीं बनाते हैं, धार्मिक पुस्तकें नहीं बनाती हैं। लोग जो बरतते हैं और धर्म से सीखते हैं वो सब मिल करके जो एक सामाजिक ताना बाना बनता है उसे हम कहते हैं संस्कृति, और वहीं से आती है हमारी सांस्कृतिक परंपरा। अब रक्षाबंधन को ही ले लीजिए। राखी का कोई उद्धृत और लिखित इतिहास भारतीय धर्मशास्त्र में और भारतीय धर्म परंपरा में मिलता नहीं है। सूत्र बंधन की जो परंपरा है भी, उसमें आपको राखी शब्द कहीं नहीं मिलेगा। तो रक्षाबंधन या राखी बंधन, वो राखी कैसे बना, राखी शब्द आया कहाँ से, इसको लेकर के हमारा पौराणिक इतिहास, हमारा सांस्कृतिक इतिहास बहुत कुछ कहता नहीं है। सबसे प्रचलित कहानियों में जो कहानी है वो हुमायूं और रानी कर्णावती की है कि रानी कर्णावती ने अपने संकट के समय में हुमायूं को याद किया। इतिहास ये कहता है कि यहाँ से ही राखी को भेजने की और राखी के वचन को निभाने की परंपरा बनी। लेकिन इतिहास लेखन में अगर जाएंगे तो राजपूतों के इतिहास लेखन में और दूसरी तरफ के इतिहास लेखन में आपको कहीं से भी इसका जिक्र मिलेगा नहीं कि ऐसी कोई राखी भेजी गई थी। हकीकत भी यह है कि हुमायूं उस समय मेरे ख्याल में ग्वालियर में टिके हुए थे और जिन भी वजहों से जब तक वो पहुंचते तब तक जौहर की भेंट चल चुकी थी रानी कर्णावती। कुछ और कहानियां जो बताई जाती हैं उसमें एक कहानी राजा बलि और लक्ष्मी की है कि राजा बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर के विष्णु इतने मुग्ध हुए कि उसके घर पे चाकर हो गए, चौकीदार हो गए, और तब राखी बांध करके लक्ष्मी ने राजा बलि से विष्णु को वापस लिया। राखी बांधी और बदले में उनसे कहा कि आप विष्णु को वापस कर दें। एक दूसरी कहानी जो है वो ये है कि इंद्रप्रस्थ में एक उंगली में कट जाने से, कट का निशान हो जाने के बाद द्रौपदी ने अपनी साड़ी का तुरंत पल्लू खींचा, उसको फाड़ करके और उसका एक हिस्सा कृष्ण की उंगली पे बांध दिया। तो इस तरह से वो सूत्र का वचन कृष्ण ने जीवन भर निभाया। व्यास की महाभारत में इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है कि इस तरह की कोई घटना हुई उसको राखी के रूप में देखने का। तो इस तरह से उनकी मदद की, रक्षा की, या उनको उस वक्त उनके
रक्तस्राव को रोकने का प्रयास द्रौपदी ने किया, ये तो है, लेकिन ये राखी के रूप में, इस सूत्र के रूप में उसको कृष्ण ने माना, ये कहीं पर भी उल्लिखित नहीं होता है। और ये राखी बन जाए उंगली में बांधी हुई पट्टी, इसका कोई कारक दिखाई नहीं देता है। एक कहानी और भी है, और वो ये है कि सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को एक राखी भेजी और उनसे ये याचना की कि उनके पति की वो रक्षा करें। युद्ध में जब पुरु और सिकंदर आमने सामने थे तो पुरु ने सिकंदर को उस राखी से पहचान लिया और सबसे अनुकूल स्थितियों में भी सिकंदर की जान नहीं ली, उनको मुक्ति दी, उनके प्राण नहीं लिए। अब इस कहानी का भी किसी यूनानी इतिहासकार ने, और उस वक्त जो लोग उसे डॉक्यूमेंट करते चल रहे थे अलेक्जेंडर के पूरे कार्यकाल को, उन्होंने कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं किया है। यानी ये कह सकते हैं कि हमने लोक कथाओं में बहुत सारे संदर्भ ऐसे गढ़े जहां से हम अपने द्वारा ढाली गई, बनाई गई एक परंपरा के लिए कुछ उदाहरण इतिहास में से, अतीत में से और बड़े लोगों से जुड़े हुए प्रस्तुत कर सकें। तो भारत में फिर यह परंपरा है क्यों, और अगर है तो किस रूप में है? भारत में यह परंपरा सबसे पुराने समय से सूत्र बंधन के रूप में है। आपके और हमारे घरों में, आपके और हमारे यहाँ कार्यक्रमों में, मांगलिक कार्यक्रमों में, संस्कारों में, पूजा पाठ में आप प्रायः उस पूजा के समापन पे एक रक्षा सूत्र बांधा जाता हुआ देखते होंगे। मेरे हाथ पे भी आपको दिख रहा होगा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंदु महाबलः दानवेंदु महाबलः तेन त्वामभिरक्षामि रक्षे माचल माचल। ये एक सूत्र है जिसके साथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता रहा है, और यही सबसे आदि उदात्त परंपरा है रक्षा सूत्र के बंधन की भारतीय समाज में। हमेशा से रक्षा सूत्र भारतीय समाज में एक प्रतीक रहा है जो आपको आपका वचन याद दिलाता रहे। ठीक ऐसा ही एक प्रतीक है यज्ञोपवीत। जब जनेऊ होता है तो जनेऊ के समय आपको कुछ नियम बताए जाते हैं, और आप जब जनेऊ धारण करके द्विज होते हैं तो उसके फिर बहुत सारे नियमों का आपको पालन करना होता है। उन नियमों को आप ध्यान रखें, इसके लिए आपको एक जनेऊ डाला गया। जनेऊ के और भी कई कारण हैं और भी कई नियम हैं, इसके बारे में फिर कभी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि भाई जनेऊ भीड़ में अपनी पहचान करने का है, अपनी जाति के बोध को कराने का, सुनिश्चित कराने का भी तरीका है, प्रमाण है। तो ये तमाम सारे तर्क हैं, जनेऊ पे फिर जाएंगे, लेकिन अभी रक्षा सूत्र की बात करते हैं। जो सबसे पुरानी परंपरा है उसमें आचार्यों ने राजाओं को रक्षा सूत्र बांधे हैं। आचार्यों ने अपने शिष्यों को भी रक्षा सूत्र बांधे हैं। शिष्यों और राजाओं को बांधने के पीछे के तात्पर्य एक जैसे हैं। राजाओं को जो नियम, जो तरीके, जो ज्ञान, जो बुद्धि, जो सुझाव और जो वचन गुरुकुलों में पढ़ाने वाले, राजप्रासादों में राजगुरु की गद्दी पे बैठने वाले, बड़े प्रायोजनों में आने वाले जो भी ऋषि, विद्वान, मुनि लोग रहे हैं, उन लोगों ने राजाओं को रक्षा सूत्र बांधने के पीछे का कारण यही रहा कि राजा अपने वचनों को याद रखें। शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधने के पीछे का कारण यह रहा कि शिष्य याद रखें कि उनको गुरु ने क्या सिखाया है। तो एक रिमाइंडर है, एक बैज है। आप जब एक क्रॉस का बैज एड्स डे पे लगा के घूमते हैं, जब आप ग्रीन पीस का कभी एक बिल्ला लगा लेते हैं, जब आप तिरंगे का एक बिल्ला लगा लेते हैं, तो वो केवल दिखाने के लिए नहीं होता है, वो अपने एक रिकॉल के लिए भी होता है। जब हम प्रोटेस्ट में काली पट्टी बांधते हैं तो केवल दूसरों को बताने के लिए नहीं होता है कि हम विरोध में उतरे हैं, वो खुद को भी याद दिलाता है कि हम विरोध में हैं, और विरोध के प्रति जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उसको हमारे दिमाग में वो लगातार ट्रिगर करता रहता है, उसको सजीव रखता है। तो रक्षा सूत्र या राखी या रक्षाबंधन ये हमेशा से भारतीय समाज में एक वचन और वचन को याद रखने का एक प्रतीक। जिन अंगों को आप सबसे ज्यादा अपने शरीर में देखते हैं, उसमें सबसे ज्यादा दिखने वाला जो अंग है और सबसे ज्यादा एक्टिव, गतिज रूप से एक्टिव जो अंग है, वो आपके हाथ है। तो हाथों में खाते समय, कुछ उठाते समय, कहीं जाते समय, कुछ चलाते समय, खाते समय,
हमेशा आपको जो एक चीज़ दिख रही होती है वो आपके हाथ हैं। आपको आपका चेहरा तब दिखता है, अपनी गर्दन तब दिखती है, अपना वक्षस्थल तब दिखता है जब आप शीशे के सामने होते हैं। पीठ किसी और से दिखवानी पड़ती है या तिरछा होकर देखना पड़ता है। पैरों को भी आप तब देखते हैं जब उसके लिए आप प्रयोजन पूर्वक झुकें और पैरों को देखने का कोई मकसद हो। लेकिन हाथों की तफ्तीश आप तसल्ली बख्श हमेशा करते ही रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिखने वाले जो आपके शरीर का हिस्सा है वो आपके हाथ है, और इसलिए वचनों की ये पट्टी हाथों में बांधी जाती है। और इसीलिए आप अगर याद करें तो 1905 में जब धर्म के आधार पर बंग भंग की तैयारी हुई तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, और उसने एक टैगोर के राखी आंदोलन का रूप लिया कि लोग हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधें। सैकड़ों हजारों लोग एक दूसरे को राखी बांधे, रक्षा सूत्र बांधे, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि अंग्रेज अगर धर्म के आधार पर बांटना चाहें तब भी लोगों के दिल नहीं बंटने वाले हैं, लोगों का जुड़ाव नहीं खत्म होने वाला है, वो बंधुत्व खत्म नहीं होने वाला है। नोआखाली में गांधी ने भी यही प्रयास 1946 में किया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इतिहास में इसका कहीं पे स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और ये पाया जाता है कि लोगों ने दरअसल रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की कहानी को गड्ढमड्ढ करके मिक्स कर दिया है। हमारे यहाँ कथाओं में एक की कहानी को दूसरे की कहानी तक पहुँचा देना ये प्रायः होता रहा है। हमने देखा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ साथ कई और लोगों ने भी रेलवे स्टेशन पर जाके अपने शिष्यों के कुली के रूप में बैग उठाए हैं। कई लोगों के बारे में हम सुन चुके हैं कि उनके पिताजी या माताजी या घर में किसी खास का स्वर्गवास हो गया था और वो कचहरी में जिरह कर रहे थे, उन्होंने जिरह रोकी नहीं। तो ये इतिहास लेखन की बातों पे फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये नोआखाली वाली कहानी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बंग भंग आंदोलन के समय की कहानी, ये बताना बहुत आवश्यक था। तो ये मामला प्रतीकों का है, और इन प्रतीकों में जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिर भाई और बहन के बीच में चलते हुए इस एक रिश्ते को और एक इस पर्व को हम किस तरह से देखें, तो इसकी 3-4 धुरियां हैं। और इन धुरियों से पहले मैं आपको एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाहूँगा। आरएसएस में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो 6 पर्व मनाए जाते हैं साल में, उसमें से एक पर्व रक्षाबंधन का भी है। तो वो मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, गुरुदक्षिणा मनाते हैं, शरद पूर्णिमा मनाते हैं, विजयदशमी का पर्व मनाते हैं जिसमें शस्त्र पूजन करते हैं, और विजयदशमी से पहले वो रक्षाबंधन का दिन मनाते हैं, और उस दिन सब एक दूसरे को राखियाँ बांध रहे होते हैं। गीत गाया जाता है, मुझे अभी भी वो गीत याद है। हाथ में सब बंधुओं के बांध राखी संगठन की, हम अखंड करें सुरक्षा मातृ गौरव संस्कृति की। ये संघ का गीत है, और उस कार्यक्रम में हम लोग को बचपन में याद है कि गाया जाता था जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम होता था। तो संगठन बनाने के लिए, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने के लिए, एक जातीय व्यवस्था में रचे बसे एक पूरे के पूरे समाज के बीच में आप कैसे सोशल इंजीनियरिंग करें, आप कैसे सुनिश्चित करें कि एक और दूसरा, क्योंकि बहुत कम पर्व हैं जहां पे समृद्धि और जाति आड़े नहीं आती। होली आरएसएस नहीं मना सकता है, ना मनाता है, क्योंकि आरएसएस के जन्म की जगह भी दूसरी है, उसका होली से उतना ताल्लुक नहीं रहा है, और होली बहुत खाने पीने वाला त्यौहार है, उसको आरएसएस कंट्रोल नहीं कर सकता है। रक्षाबंधन बहुत कंट्रोल्ड एक्शन की जगह है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, और मैसेज वही है, काम वही हो जाता है। तो जातियों का, वर्गों का भेद तोड़ करके एक ही कार्यक्रम में आए हुए सारे लोगों को आप राखी वहाँ पे बांध पाते हैं। ये जो पूरे सूत्र बांधने का और सूत्रों में आ करके अपने वचनों को बार बार याद कराते रहने की परंपरा है, इसी मानसिकता में और इसी प्रभाव में आप उस समय को भी याद कीजिए जब महिलाओं की स्थिति समाज में वैसी नहीं थी जैसी आज है। हम क्या करते हैं कि हम कई बार अपने अतीत को भी आज के चश्मे से देखने लगते हैं और उस समय की रियलिटीज़ को रियलाइज करने से पीछे हट जाते हैं, चूक जाते हैं। शिक्षा का अभाव, नौकरी कामकाज का अभाव, आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव, एक्सपोजर का अभाव, अनुभवों का अभाव, ऐसे कितने ही अभाव आधी आबादी की नियति थे। इस आधी आबादी की नियति में जहाँ पे संस्कारों में ये कहा गया
कि विवाह के बाद में तुम्हारा दूसरा विवाह नहीं हो सकता, चाहे वहां पे निभे चाहे ना निभे। जिस घर तुम्हारी डोली जाएगी वहां से तुम्हारी अर्थी आएगी या वहां से तुम्हारी अर्थी ही उठेगी, चाहे निभे या ना निभे। ऐसे तमाम सारे वचनों में, ऐसे तमाम सारे आडंबरों में बांध करके जिस स्त्री को रखा गया, और हमेशा यह कहा गया कि स्त्री जो महिला है, जो बेटी है, उसके पिता को, उसके परिवार के लोगों के लिए अपनी बहन के घर आना, उस पिता का अपनी बेटी के घर, उसकी ससुराल आना और अपनी बेटी के घर में पानी भी पीना, उसको भी कहा गया कि ये पाप है, ये वर्जित है। बिटिया के घर कैसे खा सकते हैं? हम लोगों ने बहुत बार तक देखा है, अपने घर खानदान में देखा है कि बुआओं के घर या बेटियों के घर जब लोग गए तो वो अपना राशन बांध के लेके गए, अपने साथ पूड़ी, अपने साथ अचार, अपने साथ बुकनू, तमाम तरह की चीज़ें बांध के ले गए, मिठाइयाँ और पेड़े बांध के ले गए कि अगर 1-2 दिन 3 दिन वहाँ पे उनके यहाँ पे रुकना पड़ेगा तो कम से कम उनका कुछ नमक नहीं खाना पड़ेगा। इस तरह की सामाजिक रचना में साल में एक अवसर ऐसा होता था रक्षाबंधन के माध्यम से, जहाँ पे या तो बहन के लिए ये सुनिश्चित होता था कि तुम अपने घर से निकल करके वापस, ससुराल से निकल करके वापस तुम अपने मायके आ सको, ननिहाल आ सको, अपने घर आ सको, अपने पिता के घर आ सको, और या फिर भाई बहन के घर जाते रहे। जिस घर बहन ब्याह के गई वहां पे भाई जाते रहे, और वो भाई का जाना इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिबलिंग्स के बीच में जितने टकराव हैं उतना ही प्रेम है, जितनी प्रतिस्पर्धा है उतनी ही सूझ है, उतनी ही समझ है। खास करके उस पीढ़ी में जहां पे बाप के लिए अपने बच्चे को गोद में लेके आंगन में घूमना भी एक सहज वृत्ति नहीं मानी जाती थी। एक ऐसे समाज में जहां माता पिता से न्यूनतम बातचीत की जाती थी, या माँ से बहुत शिकायतें और बहुत सारी बातें कह ली जाती थी, लेकिन वो बेचारी दरअसल संदेशवाहक के रूप में काम करती थी और अपने पिता या घर में जो बड़े पापा हैं, पिताजी हैं या जो दादा हैं, उन तक संदेश पहुंचाने का काम मात्र उसका रह जाता था। इस ऐसे बंधे हुए, कसे हुए और डेकोरम्स में, लेयर्स में जो एक फैमिली एक ही छत के नीचे रह रही हो, वहां पे जो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन और सबसे ज्यादा एक दूसरे को जानने की गुंजाइश थी वो इसी रिश्ते के बीच में थी। भाई और भाई के बीच में, भाई और बहन के बीच में, बहन और बहन के बीच में। इसलिए शादी करके घर गई 2 बहनें जब वापस आके मिलती रहीं तो वो अंतरंग छां, जितने तरह के रहस्य, जितने तरह की बातें, जितने तरह की अभिव्यक्तियां, जितने तरह के अवसाद, जितने तरह के हर्ष, जितने तरह के संदेह एक दूसरे से साझा करती थी, वैसा साझा करने का स्कोप बाकी लोगों के बीच कभी देखने को नहीं मिला। भाई और बहनों के बीच में भी यही रहा, क्योंकि उनको लगता था कि ये हमारी पीढ़ी का है, हम साथ खेले हैं, साथ नहाए हैं, साथ खाए हैं, साथ सोए हैं, साथ लड़े हैं, साथ में त्योहार बनाए हैं, साथ पढ़े हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि हम एक दूसरे को किस तरह से कंपनसेट कर सकते हैं, हम एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं, और हम एक दूसरे को सहानुभूति, सुझाव, स्नेह, सामर्थ्य, ये सब कैसे दे सकते हैं, किन रूपों में दे सकते हैं। तो एक एनुअल इवेंट रक्षाबंधन इस समाज में रहा है जिसने हमेशा उस लड़की को, उस बहन को, उस बिटिया को घर की एम्पावर होने का, अपनी बातों को कह पाने का, अपने सोशल, मेंटल और इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में चिंताएं व्यक्त कर पाने का, इसका एक स्कोप रखा। अपनी चौहद्दी से जहां पे वो पैदा हुई वहां से इंटरेक्ट करने का एक स्कोप रखा, और इसमें पिता और पुत्री के बीच में किसी सूत्रबंधन की परंपरा नहीं रही, इसमें मां और बिटिया के बीच में भी नहीं रही, क्योंकि दोनों अपने अपने घर की सीमाओं में हैं। इसमें सिबलिंग्स को चुना गया, और एक ऐसे सिबलिंग को चुना गया जिसमें कम से कम यह सामर्थ्य था कि अगर बहन नहीं भी आ पाएगी तो कम से कम वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले करके अपनी बहन के घर जा सकता है। तो रक्षाबंधन का कोई पारंपरिक और पौराणिक संदर्भ नहीं होते हुए भी रक्षाबंधन की जो ज्यामिति है, जो गणित है उसका, वो जिस समय ये पर्व एग्जिस्ट करता रहा और बना और लोकाचार में आया,
उस समय के हिसाब से बहुत ही मुफीद, बहुत ही दुरुस्त और बहुत प्रैक्टिकल चीज थी। और इसीलिए परंपरा ने इसको अपनाया ही नहीं, इसको लगातार सजाते गए, संवारते गए, बढ़ाते गए, और बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक पहुँचा। और उसमें फिर धीरे धीरे नियम बने, बहुत तरह के नियम बने कि नहीं ये तो आना अनिवार्य है, इसमें भाई का भात लेके जाना जरूरी है, जवे जाएंगे, पूरे पश्चिम में घेवर जाता है, घेवर बनाया जाता है। घेवर सावन की मिठाई है। आप जयपुर में लक्ष्मी मिष्ठान भंडार में 12 मास घेवर नहीं मिलेगा आपको, और इस वक्त घेवर के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। नकली घेवर भी इसी वक्त सबसे ज्यादा मिल रहा होगा। तो जवे बन के जाते थे, घरों में जवे तैयार किए जाते थे। आटे को पीढ़े पे रगड़ते रगड़ते सेवइयों की तरह, नूडल्स की तरह पतला करना, और उनको फिर झबियों में भर के और लेके जाना। तो उसमें कुछ मीठा भी बनेगा, तब ये मैदे वाला चक्कर इतना था नहीं, और यही नूडल्स हुआ करते थे पिसान के। तो वो नमकीन जवे भी बनेंगे और वो मीठे जवे भी बनेंगे। चंद्रकला और गुजिया ये भी इसी समय में बहनों के यहाँ जाते थे। कलाकंद बन के जाते थे, मिल्क केक बन के जाते थे, सेवइयाँ और खीर रक्षाबंधन पे बनाई जाती रही कि जवे भैया लेके आया है तो आज जवे बनेंगे मीठे। इसलिए राखी में, राखी के जो चीज़ें हैं उसमें जो खास मिठाइयाँ हम लोग की तरफ अवध में बनती हैं या घर में पकवान बनते हैं, उसमें मालपुआ, उसमें ये आपकी सेवइयाँ, ये सब चीज़ें नाग पंचमी पे भी आपको मिलेगी और रक्षाबंधन पे भी मिलेगी। तो ये जो एक सोशियो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जिसमें भाई और बहन के रिश्ते को एक नया नाम, एक नई पर्व परंपरा में ढाल करके रखा गया, इसके पीछे के ये कारण बहुत महत्वपूर्ण है समझना, तब हम राखी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हमने एक शुरुआत में एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि राखी दरअसल एक रिमाइंडर है और वो बंधा हुआ है हाथ पे। लेकिन राखी किसको बांधती है? राजा को राखी कौन बांध रहा था? एक ऋषि बांध रहा था, एक विद्वान बांध रहा था, एक राजगुरु बांध रहा था। शिष्यों को राखी कौन बांध रहा था? एक गुरु बांध रहा था। हमने केवल यही नहीं किया कि राखी पे ही बांधा, हमने जब भी अवसर रहे पूजा, संस्कार, यज्ञ किए और उनमें कुछ वचन लिए, उनमें कुछ वचनों की स्थापना की, उसमें कुछ पूजन की स्थापना की, उसमें कुछ एक व्रत लिया, उसमें एक दान सुनिश्चित किया और उसके बाद में एक रक्षा सूत्र बांधा। तो ये सब सारी की सारी चीजें कुल मिलाकर के एक रिमाइंडर के तौर पे हमारे पास आती हैं। और रिमाइंडर किसके हाथ में होता है? राजा के हाथ में होता है, शिष्य के हाथ में होता है, तमाम सारे लोग जो अनुष्ठान करते हैं, जजमान होते हैं, उनके हाथ में होता है, और इसी तरह से भाई के हाथ में होता है। तो ये बंधन भाई के लिए है और मुक्ति बहन की है। रक्षाबंधन की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि बहन कभी भी अगर परेशानी में है, कभी भी अगर संकट में है, और वो संकट किसी भी वर्ग में, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि संकट केवल जो गरीब निर्धन बहन होगी उसके सामने होगा, या जिस बहन के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है, वो विधवा है, या वो उसके साथ में घर में भेदभाव हो रहा है, वही बहन संकट में होगी। मनोवैज्ञानिक संकट हो सकते हैं, सांस्कृतिक संकट हो सकते हैं, नए घर में नई चीजों को अपनाने और नहीं अपना पाने, उनके तरीकों में ढल पाने और नहीं ढल पाने, ऐसे हजार तरह के संकट हो सकते हैं। तो उन संकटों के बीच में भाई को बार बार यह ध्यान दिलाते रहना कि कैसे उसको साहस देना है, कैसे उसको कभी मदद कर पाना है, इस तरह से इस प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन रहा है। तो राखी जिसके हाथ में बंधी है वो एक वचन का बंधन है। बहन को राखी नहीं बंधी है, बहन किसी बंधन में नहीं है। बहन की लड़ाई मुक्ति की लड़ाई है, और मुक्ति की लड़ाई उस परिवार से नहीं है जहां पे वो रह रही है। मुक्ति की लड़ाई है उन परिस्थितियों से जो उसके लिए प्रतिकूल है, उन परिस्थितियों से जिनके साथ में लड़ने में वो या तो हिचकिचा रही है
या सही निर्णय नहीं ले पा रही है, या उसको लगता है कि इस निर्णय में किसी और की भी भागीदारी या किसी और के सुझाव भी होने चाहिए। समय बदला है, परिस्थिति बदली है, और इन बदले हुए समय में, इन बदली हुई परिस्थिति में, जहां पे वट और पीपल को, बरगद को, पाकड़ को हमने सूत्रबंधित किया है, क्योंकि हमने उनको एक प्रतीक दिया है कि आप हमारी रक्षा करते हैं, हम इस रक्षा में, इस पर्यावरण की रक्षा में, इस पारितंत्र की रक्षा में आपको सूत्र बांध करके ये संकेत देते हैं कि प्रकृति के प्रति, प्रकृति की रक्षा के प्रति हम आस्थावान हैं, और आप इसी तरह से हमको अपनी छाया, अपने फल, अपने वाष्पोत्सर्जन, अपने प्रकाश संश्लेषण, इन तमाम सारी चीज़ों से हमको नवाजते रहें, और प्रकृति में प्राणवायु का बैलेंस बना रहे, लोगों के रहने का और सहअस्तित्व का बैलेंस बना रहे। वहां से सूत्र चल करके, और फिर आधुनिक समय में जब हमने देखा कि उन्हीं पेड़ों को काटा जा रहा है, उन्हीं पेड़ों को गिराया जा रहा है, तो चिपको जैसे आंदोलन भी है, जहां पे पेड़ों के तनों से लिपटी हुई महिलाओं ने और उनको उनके गिर्द झंडे बांध करके, अपने हाथों को उनकी राखी बना करके, और ये कहा है कि इन पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। तो हमने राखी को इको राखी में कन्वर्ट किया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए हम वहां पे खड़े हुए हैं। कई जगहों पे गांधीगिरी में ये हम लोगों ने सत्याग्रह के जब नए स्वरूप देखने को मिले, तो वहां देखने को मिला है कि एक पुलिस वाले को जाके एक महिला राखी बांधती है कि भाई मेरी 1 महीने से इस दरख्वास्त पे सुनवाई नहीं हो रही है, तो दरोगा जी हम आपके हाथ में राखी बांध देते हैं, और अब तो आप एक भाई के रूप में एक बहन की मर्यादा की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये गांधीयन प्रोटेस्ट के तरीकों में हमने उदाहरण देखे हैं कि महिलाओं ने राखी का इस्तेमाल थानों में किया है, अधिकारियों के यहां जाकर के किया है। राजनीति में राखी का इस्तेमाल बहुत हुआ है। बुआ भतीजे का एक नहीं कई उदाहरण हैं। और राजनीति में राखी वैसी ही अल्पकालिक होती है जैसे राजनीति में सत्ता की गणित अल्पकालिक होती है। इसलिए सबसे कच्चे रिश्ते भाई बहन के और जगह भी कच्चे हो जाते हैं। बहुत खून खराबा करते हुए भाई बहन भी दिखे हैं। एक ही कोख से जन्मे हुए भाइयों को कत्लगाह तक जाते हुए, एक ही कोख से उपजे हुए भाई बहनों को संपदाओं के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए लौटते हुए भी देखा है। तो ये सब जगहों पे होता है राजनीति में, लेकिन ये बहुत ही अल्पकालिक होता है। तो राजनीति की राखी पे इतनी बात करना, उससे ज़्यादा बात करना उचित नहीं है। लेकिन इस बदले हुए समय में बहन की परिस्थिति भी बदली है, और बदली हुई परिस्थिति की जो बहन है उसकी स्थिति वैसी नहीं रही जितनी और जैसी अभी तक ये भाषण के तौर पे हम आपको बताते चल रहे हैं कि नहीं 20वीं सदी में, 19वीं सदी में, 18वीं सदी में, 17वीं सदी में महिला की स्थिति ऐसी थी। वो स्थिति बदली है, और महिलाओं ने, इस आधी आबादी ने अधिक जिम्मेदार होकर के, अधिक मजबूती के साथ में और अधिक तैयारी के साथ में अपनी पहचान को अर्जित किया है, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को अर्जित किया है। उसने संबंधों को नए सिरे से देखना शुरू किया है। मेरे मित्रों में जिनको बेटे नहीं हुए हैं और जिनको बेटियां हैं, मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि तुम ज्यादा बढ़ोतरी में खुश रहोगे, क्योंकि आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि बेटियां, मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूं, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, इसमें डिबेट नहीं शुरू कर दीजिएगा आप लोग, लेकिन बेटियां उतनी ही तत्परता से अपने घर भी संभाल रही हैं और उतनी ही तत्परता से अपने माता पिता की भी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं, उनकी भी देख रेख कर रही हैं। तो परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन फिर भी राखी चल रही है। और मुझे लगता है कि आज के समय में जब हम राखी बांधें, अपने भाई होने के नाते हमारे कलाइयों पे जब राखियां आएं, तो उसमें केवल अपनी बहन की प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसकी बात नहीं है। फिर वहां पे वो जिम्मेदारी है कि हम उसको वो दें, वो सुरक्षा दें, वो सिक्योरिटी दें, जो वो चाहती है। और बहन चाहती है कि भाई उसको समझे और भाई उसको वो स्पेस दे जिस स्पेस में वो अपने मन की उड़ान उड़ सके, अपनी मर्जी के पाठ्यक्रमों को चुन सके,
अपनी मर्जी के खेल, अपनी मर्जी की तैयारी, अपनी मर्जी की प्रतियोगिताएं, कंपटीशन, अपनी मर्जी का खाना और पहनना, अपनी मर्जी का घूमना, और इन सारी चीजों के बीच में एक एहसास भी रहे कि कभी कोई दिक्कत होगी, कभी कोई परेशानी होगी तो मेरा एक भाई है। ठीक वैसे ही जैसे ये भाई भी सोच सके और यही विश्वास अपने अंदर पाल सके कि अगर मैं कभी कोई परेशानी में रहूंगा तो मेरी एक बहन है, और वो बहन भी उसी मजबूती, तैयारी और ठसक के साथ में भाई के लिए भी खड़ी हो सके जैसे भाई को अपनी बहन के लिए खड़े होना चाहिए। तो बहन ये चाहती है, बहन आपसे दया नहीं चाहती है, बहन आपसे पैसे का लिफाफा और कृपा करुणा नहीं चाहती है। एक अदद सेट कपड़े या ये गुड अर्थ का एक गिफ्ट हैम्पर, फॉरेस्ट एसेंशियल का कोई प्रोडक्ट, या लैक्मे का कोई एक गिफ्ट बॉक्स, हिमालय का, बॉडी शॉप का, तमाम सारे ब्रांड्स हैं। तो इनके डिब्बे खरीदने से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो जो दोस्ती है, वो जो सिबलिंग्स की दोस्ती है, पीयर ग्रुप की, और सबसे सुंदर दोस्ती है। उस दोस्ती में वो अब बराबरी का रिकॉग्निशन चाहती है। तो जब आप राखी बंधवाएं इस बार, तो कोशिश करें कि एक राखी हम अपनी बहन को भी बांधें, और जब इस बार आप राखी बंधवाएं तो आप वचन लें एक घर की अपनी बहन को उस दृष्टि से देखना और उस तरह से तैयार होने देने का जहां पे वो उतनी ही मजबूत, उतनी ही समर्थ, उतनी ही शक्तिशाली और उतनी ही स्वतंत्र हो जितना सब आप अपने लिए चाहते हैं। रक्षाबंधन के इस एपिसोड में इतना ही। जय हो।